हेलो स्टूडेंट्स। मनोविज्ञान विषय के बीए पार्ट फर्स्ट के स्टूडेंट्स को आज मैं पेपर फर्स्ट का चैप्टर पढ़ाऊंगी, विस्मरण या फॉरगेटिंग। विस्मरण स्मरण के एकदम विपरीत प्रक्रिया है। स्मरण में जब हम किसी चीज़ को याद करते हैं और वो हमें सामग्री स्मृति चिन्हों के द्वारा मस्तिष्क में धारण कर ली जाती है, वो स्मृति है। लेकिन जब हम किसी सीखी हुई सामग्री को भूल जाते हैं या उसका पुनः स्मरण करने में असफल हो जाते हैं, तब उसको विस्मरण कर ली जाती है। क्योंकि समय बीतने के साथ साथ हमारे स्मृति चिन्ह जो हैं वो धुंधले पड़ जाते हैं, जिससे हम पूर्व में सीखी हुई सामग्री को भूल जाते हैं। और यहाँ पर यूज़ एंड अनयूज़ का सिद्धांत काम करता है, अर्थात जिस सीखी हुई सामग्री को हम दोहराते रहते हैं या जिसका हम पुनः स्मरण करते रहते हैं, उस सामग्री के स्मृति चिन्ह बने रहते हैं मस्तिष्क में और हम उसको याद रखते हैं। उसका विस्मरण कम होता है। लेकिन जिस सामग्री को हम दोहराते नहीं हैं या उसका पुनः स्मरण नहीं करते हैं, धीरे धीरे हम उसको भूल जाते हैं। विस्मरण को परिभाषित करते हुए इंग्लिश तथा इंग्लिश का कहना है कि विस्मरण वह अस्थायी या स्थायी हानि है जिसके कारण पुनः स्मरण, पहचान या कार्य करने की योग्यता समाप्त हो जाती है। इस परिभाषा में ये बताया गया है कि विस्मरण के द्वारा जो स्मृति ह्रास है वो स्थायी भी हो सकता है और अस्थायी भी हो सकता है। और इस स्मृति ह्रास के कारण हमें पुनः स्मरण करने में, किसी वस्तु व्यक्ति को पहचानने में व्यवधान होता है। मन ने 1967 में परिभाषा दी विस्मृति की। उनका कहना था कि विस्मृति का अभिप्राय धारण की असफलता या ग्रहण की गई सामग्री की पुनः स्मरण असफलता है। मतलब जो हमने धारण की है सामग्री सीखी हुई, उसको यदि हम पुनः स्मरण या उसका प्रत्यय स्मरण नहीं कर पाते हैं तो वह विस्मरण कहलाता है। विस्मरण के क्षेत्र में सबसे अधिक एबिंगहॉस ने प्रयोग किए हैं। एबिंगहॉस वो मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने विस्मृति की प्रक्रिया को एक निष्क्रिय प्रक्रिया कहा है। लेकिन कुछ मनोवैज्ञानिक ये कहते हैं, जैसे मेल्टन, पिल्जेकर, उन्होंने ये कहा कि विस्मरण को एक सक्रिय मानसिक प्रक्रिया कहा जा सकता है। एबिंगहॉस ने अपने अध्ययनों के आधार पर बताया कि अधिगम के बाद जैसे जैसे समय बीतता जाता है, विस्मरण की मात्रा बढ़ती जाती है। सीखने के तुरंत बाद विस्मरण की दर अधिक होती है। और इस संबंध में उन्होंने एबिंगहॉस ने एक लर्निंग का वक्र बताया, कर्व, जिसके आधार पर उन्होंने विस्मरण की प्रक्रिया को समझाया। जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं, इसमें नीचे जो दिए हुए हैं वो दिन हैं, 5, 10, 15, 20, और इस साइड में पुनः स्मरण प्रतिशत है कि मान लीजिए किसी सामग्री को व्यक्ति ने याद किया तो 5 दिन बाद उसका जो पुनः स्मरण है वो 100% है। 90 दिन के बाद वो थोड़ा कम हो गया है, 10 दिन के बाद थोड़ा कम हो गया है। जैसे जैसे दिन इधर बढ़ते चले जा रहे हैं, पुनः स्मरण का प्रतिशत जो है वो कम होता चला जा रहा है। तो इसको एबिंगहॉस वक्र हम कह सकते हैं, जो कि स्मृति के बाद विस्मरण की जो प्रक्रिया है उसको अच्छी तरह से दर्शाता है। विस्मरण के कारणों की अगर हम बात करें कि विस्मरण क्यों होता है, इसके क्या क्या कारण हैं, तो विस्मरण के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। 2 तरह के मुख्य कारण होते हैं, एक तो विषय सामग्री से संबंधित कारक और दूसरा है अधिगमकर्ता से संबंधित कारक। विषय सामग्री से मतलब है जिस वस्तु को, जिस सामग्री को व्यक्ति याद कर रहा है, वो अध्ययन सामग्री जो है।
सबसे पहले विस्मरण के कारणों में अध्ययन सामग्री से संबंधित जो कारक है उसमें पहला है विषय सामग्री का स्वरूप। मतलब जो याद की जा रही सामग्री है उसका स्वरूप कैसा है। अनेक प्रयोग के परिणाम ये दर्शाते हैं कि निरर्थक सामग्री का विस्मरण सार्थक सामग्री की अपेक्षा जल्दी होता है। मतलब जो निरर्थक सामग्री है वो व्यक्ति जल्दी भूल जाता है। किंग्सले और गैरी ने इसी प्रकार के परिणाम अपने अध्ययनों में प्राप्त किए और ये देखा गया कि सार्थक सामग्री को सीखते समय अधिगम की गति तीव्र होती है, क्योंकि सार्थक सामग्री वो होती है जिनका कुछ ना कुछ अर्थ होता है, उस सामग्री का शब्दों का कोई ना कोई अर्थ निकलता है। अधिगम की गति जितनी तीव्र होगी विस्मरण उतना ही कम होगा। मतलब तीव्र गति से सीखा गया कोई भी विषय जो है उसका विस्मरण कम होता है। तो विषय सामग्री का स्वरूप हो गया। दूसरा जो कारक है वो है पदों की समानता। पदों की समानता भी विस्मरण को प्रभावित करती है। जैसे गिब्सन ने 1942 में अपने अध्ययनों में देखा कि अंतः सूची समानता जितनी अधिक होगी विस्मरण की मात्रा भी उतनी ही अधिक होगी। अंतः सूची समानता से मतलब है कि जिस शब्दों की सूची को व्यक्ति याद कर रहा है अगर उसमें समानता अधिक है तो विस्मरण की मात्रा भी अधिक होगी। मान लीजिए किसी सूची में 100 शब्द हैं और वो जो 100 शब्द हैं या 50 शब्द हैं वो केवल एक ही चीज़ से संबंधित हैं। जैसे मान लीजिए उसमें सब्जियों के नाम दिए गए हैं तो उनको याद करना कठिन होगा क्योंकि उनमें समानता होती है। जबकि अगर कुछ सब्जी के नाम हैं, कुछ घरेलू सामान के नाम हैं, कुछ सौंदर्य प्रसाधन के नाम हैं, अगर मिक्स प्रकार की सूची है तो उसका विस्मरण कम होगा। तो पदों की समानता जो है वो भी विस्मरण का एक कारण हो सकती है। तीसरी है सामग्री की मात्रा। अधिक सामग्री की मात्रा होने पर धारण भी अधिक होता है। इस संबंध में एबिंगहॉस ने अध्ययन किया जिसमें विभिन्न लंबाई की सूचियों को याद करने के लिए उन्होंने कुछ व्यक्तियों को दिया। 24 घंटे बाद जब उन सूचियों का पुनः स्मरण कराया गया तो ये देखा गया कि जिन सूचियों में पद अधिक थे उन्हें याद करने में प्रयोजन ने अधिक प्रयास किया और उनका पुनः स्मरण भी अधिक हुआ। तो विषय सामग्री की जो मात्रा है वो भी विस्मरण को प्रभावित करती है। अगला है सीखने की गति। मंद गति से याद किया गया विषय तीव्र गति से याद किए गए विषय की अपेक्षा जल्दी व्यक्ति भूल जाता है। नेक्स्ट है सीखने की विधि। अनेक अध्ययन ये दर्शाते हैं कि अंश विधि और विराम विधि से सीखी गई सामग्री का धारण अधिक होता है। अंश विधि से मतलब है कि कोई भी सामग्री को यदि हम छोटे छोटे टुकड़ों में बांटकर याद करें या विराम देकर याद करें तो वो जल्दी याद होती है, इसके बजाय कि उस सूची को हम पूरी एक साथ याद करें। और विस्मरण भी कम होता है ऐसी स्थिति में, क्योंकि इन विधियों से स्मृति चिन्हों को स्थायी होने का अवसर मिल जाता है। तो ये तो कुछ कारण थे जो विषय सामग्री से संबंधित कारक थे। कुछ कारक ऐसे होते हैं जो व्यक्ति सीख रहा है या जो याद कर रहा है, अधिगमकर्ता जो है उससे संबंधित जो कारक हैं। जैसे पहला है मानसिक तत्परता। मानसिक तत्परता से मतलब है कि व्यक्ति का जब मानसिक झुकाव सीखने की ओर अधिक होता है तो विस्मरण कम होता है, और जितनी मानसिक तत्परता अधिक होगी उतना ही सीखने की गति बढ़ेगी और विस्मरण कम होगा। दूसरा जो कारक है वो है आयु एवं बुद्धि। ये देखा गया है कि आयु बढ़ने तथा बुद्धि बढ़ने के साथ साथ जो पृष्ठोन्मुख व्यतिकरण है उसका प्रभाव कम हो जाता है। आयु बढ़ने के साथ साथ जो स्मृति है वो कमज़ोर होने लगती है। मेल्टन और लैकुन ने द्विकारक सिद्धांत के
आधार पर पृष्ठोन्मुख अवरोध में दो बातों का विशेष प्रभाव पड़ता है। एक तो नई सीखी सामग्री से पुरानी बात का विस्मरण होता है, क्योंकि उसके पुनर्शिक्षण का अवसर नहीं मिलता। इसी प्रकार नए शिक्षण के स्मृति चिन्ह एवं पुराने चिन्हों के स्मृति चिन्ह में प्रतिद्वंद्वता हो जाती है। तो इस तरह से आयु और बुद्धि का भी प्रभाव पड़ता है। बौद्धिक स्तर जितना अधिक होगा, प्रत्यास्मरण अधिक होगा, विस्मरण कम होगा। आयु बढ़ने पर, एक निश्चित आयु बढ़ने पर, एक आयु तक तो स्मृति में विकास होता है, लेकिन कुछ आयु के बाद उसमें ह्रास होना शुरू हो जाता है। अगला है स्वास्थ्य। विस्मरण पर अधिगमकर्ता के स्वास्थ्य का भी प्रभाव पड़ता है। कई बार कोई रोग होने पर व्यक्ति की स्मृति कमजोर हो जाती है। इस कारण से सीखी हुई सामग्री का विस्मरण शीघ्र हो जाता है। अगला जो कारक है वो है अभिप्रेरणा। किसी भी कार्य को करने के लिए प्रेरणा का होना बहुत जरूरी है। सीखी हुई सामग्री का पुनः स्मरण करने के लिए व्यक्ति में अभिप्रेरणा का होना आवश्यक है। प्रेरणा के अभाव में विस्मरण तीव्र गति से होता है। जैसे एक महिला मनोवैज्ञानिक जयगार्निक ने अपने अध्ययनों के आधार पर बताया कि किसी विषय को पूरी तरह न सीखकर यदि अधूरा छोड़ दिया जाए तो उसकी स्मृति अधिक समय तक बनी रहेगी, क्योंकि अधूरे कार्य को पूरा करने की व्यक्ति में प्रेरणा बनी रहती है। इसको जयगार्निक इफेक्ट के नाम से, जयगार्निक प्रभाव के नाम से भी इसको जाना गया। इस प्रभाव को जयगार्निक प्रभाव कहा जाता है। अगला जो है वो है रुचि। यह भी देखा गया है कि जिन विषयों को सीखने में हमारी रुचि होती है उन्हें हम शीघ्र सीख लेते हैं और उनका विस्मरण भी कम होता है। तो रुचि का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है किसी भी सामग्री को सीखने में। नेक्स्ट जो है वो है दमन। दमन मतलब रिप्रेशन। मनोविश्लेषणवादियों का कहना है कि विस्मरण का एक प्रमुख कारण दमन है। फ्रॉइड ने कहा है कि दुखपूर्ण विचार, अनैतिक और असामाजिक विचार भावनाएं जो हैं वो स्वतः ही दमित होकर अचेतन में चली जाती हैं और दमित घटनाओं का स्मरण कठिन होता है। व्यक्ति उनको भुला देना चाहता है। ये दमित विचार भावनाएं कई बार स्वप्नों के माध्यम से या लिखने व बोलने में जो छोटी छोटी भूल हो जाती है उनके माध्यम से कई बार दिखाई पड़ते हैं। तो दमन जो है वो भी एक प्रमुख कारण है विस्मरण का। तीसरा है व्यतिकरण। व्यतिकरण से मतलब है वर्तमान में सीखी हुई सामग्री का जो धारण है वो अतीत से सीखी हुई सामग्री से प्रभावित होता है। मतलब अगर हम मैथ्स सीखने के बाद, गणित का अभ्यास करने के बाद उसी से मिलता जुलता कोई विषय पढ़ते हैं तो हमारी स्मृति बनी रहती है। और अतीत में सीखी हुई सामग्री यदि वर्तमान में सीखी हुई सामग्री पर विपरीत प्रभाव कई बार डालती है तो विस्मरण ज़्यादा होता है। यह प्रभाव बाधा के रूप में होता है तो विस्मरण अधिक होता है। इस बाधा को व्यतिकरण कहा गया है। मतलब जो सामग्री हमने सीखी है उस पर पुरानी सीखी हुई सामग्री भी प्रभाव डालती है और उस सामग्री के बाद सीखी जाने वाली सामग्री भी उसकी स्मृति पर प्रभाव डालती है, जिसको दो प्रकार का व्यतिकरण कहा गया है। एक तो अग्रोन्मुख व्यतिकरण और पृष्ठोन्मुख व्यतिकरण। अग्रोन्मुख का मतलब है जब पूर्व में किया गया कोई भी अधिगम वर्तमान में किए जा रहे अधिगम में बाधा उत्पन्न करता है तो उसे अग्रोन्मुखी व्यतिकरण कहते हैं। इसके अतिरिक्त जब किसी कार्य को सीखने के बाद की गई कोई अनुक्रिया पहले सीखे हुए कार्य के धारणा में व्यवधान उत्पन्न करती है तो इसको पृष्ठोन्मुख व्यतिकरण कहते हैं। इस प्रकार से अनेक जो कारक हैं अधिगमकर्ता से संबंधित वो सीखने की क्रिया को प्रभावित करती हैं और विषय सामग्री से संबंधित कारक भी हमारे स्मृति को प्रभावित करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज मैंने आपको बताया कि विस्मरण किसे कहते हैं, विस्मरण से संबंधित एबिंगहॉस वक्र का जिक्र किया। इसके अलावा विस्मरण के कारण कौन कौन से हैं, जिसमें दो कारण मुख्य रूप से बताए। एक तो विषय सामग्री से संबंधित कारक
और अधिगमकर्ता से संबंधित कारक। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये टॉपिक अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं स्टूडेंट्स। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।